प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 3 फॉर प्रैक्टिस। बच्चों, ये जो डेस्क वर्क है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेरी 100% गारंटी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे और आपका जितना भी परीक्षा से रिलेटेड जो डर है वो सारा निकल जाएगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहे और जो मैं पेपर को सोल्व करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। बच्चों, में आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने यहाँ 10 तक यानी कि प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिए हैं। मेरे पिछली वीडियो में आप आसानी से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर आया है। मैंने पूरा एक्सप्लेन के साथ, व्याख्या के साथ पूरा बताया है। उसके अलावा हम 11th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें 11th क्वेश्चन है, जो 11वां प्रश्न है उसमें क्या है। प्रश्न ये गद्यांशी है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, अर्थात चांद मेरे पीछे पूर्व दिशा में उग रहा है और साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। ठीक है। इसके बाद में है आसमान में एक भी बादल नहीं था। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला इसमें आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फिर इसमें आगे है, मैं सोए हुए गांव के ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा था। मैं अपने पुराने डकोटा विमान में पेरिस की ओर उड़ रहा था। ठीक है। आगे है इसमें I was dreaming of my holiday and looking forward to being my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. इसके बारे में आगे है इसमें, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और सुबह के नाश्ते का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी में देखा और 3:30 बज चुके थे। अगला है उसमें, आई शुड कॉल Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. फिर क्या हुआ, आगे क्या होता है बच्चों। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को बुलाना चाहिए। मैंने सोचा, जैसे ही मैंने विमान की नाक के नीचे की ओर सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी, मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा डीएस 088 यानी कि 088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर। तो बच्चों, जो एरोप्लेन में जो पायलट होता है, इस प्रकार के जो उनके लैंड और लैंडिंग के लिए जो होते हैं, लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए जो संदेश होते हैं वो इस प्रकार से देते हैं। अगला है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, डीएस 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, डीएस 088 ओवर। फिर आगे से सामने से क्या आवाज आती है सामने से आवाज आती है बच्चों, उसमें रेडियो से आवाज तुरंत आती है। डीएस 088 में आपको सुन सकता हूँ, आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए और डीएस 088। तो बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने कोड में ये बात कर ली है। हमने इस गद्यांश का ट्रांसलेशन कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम बाय द स्पीकर वॉच, यानी कि जो बोल रहा था उसकी घड़ी में क्या समय था। तो घड़ी में समय क्या था बच्चों, इसमें है 1:30 इन द मॉर्निंग। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, 1:30। तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1:30। आगे है इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द स्पीकर गोइंग, यानी कि जो बोलने वाला था वो कहाँ जा रहा था। तो बच्चों कहाँ जा रहा था, इसमें इंग्लैंड जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के जो कंट्रोल रूम था उसने वहां पर उतरने के लिए कहा था। आगे है इसमें, एट व्हाट
एट व्हाट डिग्री वाज द प्लेन टू टर्न। तो देखो ये सारे आंसर हमें इसमें मिल रहे हैं। इसी के अंदर देखो डिग्री ये रहा 12 डिग्री वेस्ट नाउ। ठीक है, तो सारा आंसर आपको गद्यांश में यानी कि पैसेज में ही मिल जाता है बच्चों। बस आपको क्या करनी है, अकल के साथ नकल करनी है और उस क्वेश्चन का जो लाइन है वो आपको गद्यांश में ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद में आसानी से टीप के लिखना है, कॉपी करना है बस, आंसर कुछ नहीं करना और इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। इसमें आएगा एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, सॉरी इसमें ये आएगा इसमें। पहले हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में है एट व्हाट डिग्री वाज प्लेन टू टर्न, कितनी डिग्री पे घूमना था, तो 12 डिग्री पे था, ये आया था ना इसमें 12 डिग्री, तो उस पर घूमना था, ये रहा 12 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में है बच्चों, इसमें देखते हैं व्हाट वाज द नरेटर फ्लाइंग, यानी कि जो लेखक था वो क्या उड़ा रहा था, एन ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, एक पुराना डकोटा हवाई जहाज। अगला है इसमें क्वेश्चन, व्हाई वाज द राइटर हैप्पी, राइटर खुश क्यों था, तो हम क्या लिखेंगे, ही वॉज हाई अप अलोन अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। वो खुश क्यों था, क्योंकि हमें गद्यांश में ये लाइन मिली थी। और हम देखेंगे इसमें, देखते हैं, देखो ये रहा, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पांचवे का। तो पांचवे का आंसर हमें, ये जो क्वेश्चन की लाइन है हमें इसी लाइन को इसी गद्यांश में ढूंढी है और ये लाइन पॉइंट से लेकर पॉइंट तक कंप्लीट लिख दी है। तो ये आराम से हमने इसका आंसर लिख लिया है। ठीक है बच्चों, इसमें आगे देखते हैं। इसमें छठा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटर ड्रीमिंग ऑफ, यानी कि जो लेखक था वो किसका सपना देख रहा था, तो ड्रीमिंग ऑफ वाला वाक्य देख लेते हैं हम, जो सेंटेंस है ड्रीमिंग ऑफ। तो देखो ये रहा, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग माई विथ माई फैमिली। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका छठे का आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन की लाइन हमें मिल चुकी है, यही लाइन हम लिख देंगे पॉइंट से लेकर फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक। ठीक है, और इसके अलावा अथवा में, यानी कि और मानी अथवा में एक गद्यांश है, इन दोनों में से आप कर सकते हैं। तो वो इजी था तो उसको हमने किया अच्छे से, और ये वाला भी इजी है, इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने एक कर लिया है, दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है, अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, यानी कि प्रत्येक प्रश्न, आपको ये कितने क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है, चारों में से 3 प्रश्न करना है जो आपको इजी लगता है, जो आपको आते हैं। 4 में से 3 ये चूज टाइप यानी कि चूजिंग वाले हैं, चुनाव के क्वेश्चन है, चुनाव करके आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपके क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप वर लाइक ए न्यू कॉइन्स, यानी कि लेंचो ने ये क्यों कहा, जो बारिश की बूंदे हैं वो एक नए सिक्कों की तरह है। तो बच्चों हमने जो लेटर एक हमने लेसन पढ़ा था, चैप्टर द लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था, तो उसमें आंसर आएगा लेंचो मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल इजी वर्ड्स जो डिक्शनरी के हैं उनको यूज करते हुए आपके लिए आंसर लिखे हैं। आप इसे ध्यान से देखें और इसे लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाए। बच्चों आपको ये जो आंसर है ना तो आपकी ग्रामर ना आपकी पासबुक में मिलेंगे, ये मैंने शॉर्ट टाइम में बनाए हैं मेहनत करके, इसलिए आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे से आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें पढ़ाई से संबंधित, जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे ही इसमें देखते हैं, लेंचो रिफर टू रेनड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स ड्यू टू देयर पोटेंशियल टू यील्ड ए prosperous harvest, thereby enriching his fields akin to momentary gain। तो उसने इसलिए कहा क्योंकि जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या लाएगी उसकी खेती में, उसकी फसल के लिए एक तरह से भाग्य लाएगी, यानी कि उसके एक तरह से उसके भाग्य के साथ उसने जोड़ा है, यानी कि जब बारिश होगी तो खेती होगी, फसल अच्छी होगी
और उसके खलियान चारों तरफ से भर जाएंगे फसलों से। इस प्रकार से उसे लाभ होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा है। ठीक है, अगला है इसमें एक क्वेश्चन हमने ये देखा है सीगल वाला। हाउ डिड द फैमिली प्रेज द यंग सीगल आफ्टर ही हैड मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी कि जब ईगल सीगल की जो परिवार था उसमें एक छोटा सीगल था, जब वो पहली बार उड़ता है तो उसका परिवार उसकी किस प्रकार से प्रशंसा करता है। हीज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है उससे रिलेटेड है। तो बच्चों हम देख लेते हैं ध्यान से इसमें। देखो इसमें आंसर है द फैमिली प्रेस द यंग सीगल फॉर ओवरकमिंग फियर एंड फाइनली लर्निंग टू फ्लाई सेलिब्रेटिंग हिज अचीवमेंट। यानी कि परिवार ने जो छोटा यंग मानी छोटा छोटा सीगल था उसका अपने भय पर जीत और अंत में वह उड़ना सीख गया, और इस प्रकार का जो उसने उपलब्धि प्राप्त की है उसका उन्होंने एक तरह से सेलिब्रेट किया, यानी कि एक तरह से उत्सव बनाया। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बिल्कुल आंसर बनाया है और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया, आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया है और आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इसे लिख पाएंगे। ठीक है, अगला है इसमें थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हमने देखा है, इसमें फोर्थ लिया है हाउ डज एनी सपोर्ट हर हैबिट ऑफ टॉकिंग। यानी कि एनी अपनी जो बातचीत करने की जो आदत थी उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाती है, उसको सहायक बनाती है। ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेसन से आया है क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं बच्चों। तो इसमें एनी सपोर्ट्स हर हैबिट ऑफ टॉकिंग बाय राइटिंग इन हर डायरी। यानी कि जो एनी थी वो अपनी बात करने की आदत को अपनी ही डायरी में लिखकर उसे बढ़ाती थी, यानी कि सपोर्ट देती थी, उसको सहायक बनाती थी। टर्निंग थॉट्स इनटू वर्ड्स एंड एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ फ्रीली। इस प्रकार से वो अपनी डायरी में लिखते हुए अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो प्रस्तुत करती थी। इस प्रकार से मैंने चौथे का आंसर आपको ये बताया है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आगे देखते हैं इसमें। तो ये बिल्कुल शॉर्ट रूप से मैंने आंसर बताए हैं इसके। ये आप ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप भूल नहीं पाओगे इसे। अगला क्वेश्चन है 13। 13 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि 60 शब्दों में, 60 शब्दों यानी कि 6 लाइनों में आपको तीन में से दो में से किसी एक का आंसर देना है। लिख रहा है ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस, यानी कि दो क्वेश्चनों में से एक का आंसर देना है। जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है राइट व्हाट इज रिटन अबाउट द टी प्लकर्स इन द लेसन ट्री फ्रॉम आसाम। ट्री फ्रॉम आसाम जो पाठ आया है उसमें जो चाय की पत्तियां तोड़ते हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है। तो हम देख लेते हैं। ये लेसन था, इसमें है द लेसन describe tea pluckers as hard-working women who toil in Assam's tea gardens, earning meager wages from their labor। तो इस प्रकार से जो आसाम के अंदर चाय के बगीचे हैं वहाँ पर महिलाओं को चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए लगाया जाता है। अब महिलाओं को क्यों लगाया जाता है? क्योंकि महिलाओं के हाथ कोमल होते हैं जिससे पत्तियों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता है। तो इस ये पत्ती तोड़ना एक तरह से बहुत हार्ड वर्क है, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम है। इस प्रकार से वो बगीचे में अपनी आजीविका कमाने के लिए चाय की पत्तियां तोड़ती है। ये तो बच्चों इसका आंसर ये हो गया है। अगला है इसमें ये क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है और बिल्कुल शॉर्ट टाइप से बताया है, बिल्कुल शॉर्ट रूप में और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है बच्चों इसमें 14 क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि 60 शब्दों यानी कि 6 लाइनों में दो में से किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डू चुबुको एंड लोमो ब्लेम ईच अदर इन द कंक्लूडिंग
कंक्लूडिंग सीन, यानी कि जो अंतिम निष्कर्ष वाला दृश्य था उसमें चुबुको और लोमो एक दूसरे को किस प्रकार से ब्लेम करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर किस प्रकार से ब्लेम करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है, इन द एंड ऑफ द प्रपोजल चुबुको एंड लोमो स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर एंड, यानी कि जो प्रपोजल यानी कि एक तरह का जो संबंध वो होता है। तो बच्चों इसमें प्रपोजल यानी कि जो लेसन आया था प्रपोजल आपके, वो एक तरह से प्रस्ताव से रिलेटेड था, एक दूसरे को प्रस्ताव देना। ठीक है, तो बच्चे ये जो चुबुको और लोमो होता है लास्ट के अंदर क्या करते हैं, चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं एक दूसरे पर। एंड ईच सेज द अदर इज द रीजन ऑफ प्रपोजल ऑलमोस्ट फेल्ड, इस कारण से उनका जो प्रस्ताव था आपस में वो समाप्त हो जाता है, यानी कि असफल हो जाता है। अगला है चुबुको कॉल लोमो अ फूल एंड लोमो कॉल्स चुबुको अ ग्रीडी ओल्ड मैन। तो क्या होता है इसमें, चुबुको लोमो को एक मूर्ख व्यक्ति बताता है और लोमो चुबुको को क्या कहता है, एक बूढ़ा और लालची इंसान। ठीक है, अगला है अफेक्शनेट वर्ड चुबुको यूजेज फॉर लोमो माय डियर। फिर बाद में वो क्या है, उसकी चापलूसी करने लग जाता है। फिर उसे लोमो को चुबुको क्या कहता है, मेरे प्रिय, माय एंजल, मेरे प्यारे, मेरे एंजल का पता ही है आपको अर्थ, एंजल माने क्या होता है, एक तरह से परी, परी से संबंधित, यानी कि मेरे देव पुरुष। आगे है एबहोरेंट वर्ड्स फुल माइजर विलेन, और बाद में जो बुरे शब्द है वो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं मूर्ख, एक तरह से माइजर है, यानी कि माइजर का मतलब होता है एक तरह से कंजूस, और विलेन मानी अपराधी, यानी कि जो डकैत होता है उससे रिलेटेड ये शब्द होते हैं, और उन दोनों का प्रस्ताव असफल हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों मैंने ये हिंदी ट्रांसलेशन करके भी बताया है। हिंदी ट्रांसलेशन को सुन के इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको बताया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ें और लिख लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद हो जाए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो स्टोरी है ये जो द प्रपोजल है उसको एक बार हिंदी में याद करें, हिंदी में पढ़ लें, याद करने का मतलब है एक दो बार पढ़ लें, जिससे आपको जो भी इसमें जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी मेन पॉइंट्स है उनको देख लें, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इससे लेसन से रिलेटेड आप आसानी से उसमें लिख पाए। अगला है बच्चों इसमें 15 क्वेश्चन है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्ट्स एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि किसी भी एक को पढ़े। ठीक है, और का मतलब होता है अथवा, दोनों में से किसी एक को पढ़िए और फिर आपको क्या देना है आंसर। जैसे हम पहला ही देख लेते हैं, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी कि जो कस्टर्ड होता है उसके क्या है, बड़े क्या होते हैं, तेज दांत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड नाम के जो ड्रैगन होता है उसके बड़े और नुकीले दांत थे। ठीक है, ड्रैगन का नाम था कोई कस्टर्ड, जो चाइनीज में चाइना में, या आपने देखा होगा ड्रैगन, ड्रैगन होते हैं जो आग निकालते हैं मुंह से, उसके बारे में बताया। इसे ओरिजिनलिटी में तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं ऐसा। तो एंड आगे है, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, उसके ऊपर कांटे थे और नीचे की ओर छिलके, यानी कि स्केल्स, जैसे मछलियों के स्केल्स होते हैं ना, छिलके, उस तरीके से। अगला है माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज, उसका मुंह चिमनी वाले चूल्हे जैसा था और उसकी नाक बिल्कुल चिमनी जैसी थी। आगे है, एंड रेशो टूलियो ड्रैगर ऑन हिज टोज, ठीक है, और सच में उसके पैर की उंगलियों पर खंजर जैसे नुकीले पंजे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ड्रैगन के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमने इसको पढ़ा ध्यान से। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा, ट्रांसलेशन भी नहीं आ रहा, फिर भी हम आप आसानी से इसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। व्हाट वाज ऑन टॉप ऑफ कस्टर बॉडी, तो देखिए कस्टर बॉडी के ऊपर, सबसे ऊपर क्या थे। ठीक है, तो उसके सबसे ऊपर क्या थे, तो देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिज, ये देखो स्पाइक्स, ये लिख रहा है ना टॉप ऑफ हिम,
ठीक है, तो यहाँ भी टॉप ऑफ आया है, यहाँ भी टॉप ऑफ आया, यानी कि सबसे ऊपर। तो बच्चों इसमें स्पाइक्स, तो स्पाइक्स हम बी वाला भर देंगे। ठीक है, अगला है सेकंड क्वेश्चन है हु हैड बिग शार्प टीथ, यानी कि किसके बड़े दांत है। तो बच्चों ये वाली लाइन, जो बच्चा पढ़ना लिखना यानी कि इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना लिखना, अच्छे से पढ़ना लिखना या ट्रांसलेशन नहीं करना जानता, फिर भी उसके आंसर आसानी से दे सकता है। कैसे, ये लाइन देखना है और ये लाइन इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखो इसमें शार्प टीथ ये मिल गया है, तो हम पूरा ये लाइन इसमें कंप्लीट लिख लेंगे और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। कितना इजी है गद्यांश यानी कि पैसेज को सोल्व करना। अगला है व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव, यानी कि ड्रैगन के किस प्रकार का नाक और मुंह होता है। तो देखो देखो इसमें बच्चों ये माउथ देखो, माउथ लाइक ए फायर पीस, चिमनी फॉर ए नोज। तो बच्चों ये आसानी से हमें इसे आंसर मिल गया है, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा इसमें ना यहाँ तक। तो कितना इजी है ये गद्यांश सोल्व करना। तो आगे देख लेते हैं बच्चों, इसमें दोनों में से एक करना था। अगला है 16 क्वेश्चन है, 16वां नंबर का प्रश्न है आंसर ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन, यानी तीन प्रश्न आए हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, उसमें से हमें केवल दो के उत्तर देना है 20 से 30 शब्दों में, यानी कि 2 से 3 लाइनों में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द ट्रीज, यानी कि जो एक कविता आई थी द ट्रीज यानी कि पेड़ों के बारे में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य मुख्य संदेश क्या है। तो हम लिखेंगे बच्चों इसमें द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ट्रीज इज द स्ट्रगल ऑफ ट्रीज फॉर फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कॉन्फिनमेंट एंड रिगेन देयर नेचुरल प्लेस। तो सेंट्रल आइडिया यही है कि पेड़ पेड़ पौधे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें उनका प्राकृतिक स्थान मिल जाए, यानी कि कोई भी उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए। तो बच्चों ये आसानी से हम ये आंसर लिख लेंगे, बिल्कुल इजी टाइप, मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये बताया है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। बच्चों आगे देखते हैं, देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, डस्ट ऑफ स्नो क्या प्रदर्शित करता है। डस्ट ऑफ, डस्ट मानी तो होता है जो धूल मिट्टी होती है, स्नो मानी बर्फ, यानी कि बर्फ की धूल मिट्टी से रिलेटेड पार्ट था ये। अब ये इसमें क्या प्रदर्शित करना चाहता है, तो देखो इसमें क्वेश्चन का आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज ए स्मॉल अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट चेंजेस वंस मूड पॉजिटिवली, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके अंदर बताया गया है कि एक छोटा सा जो घटना होती है, एक छोटी सी घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है, छोटी घटना, और जिसे हम सोच नहीं पाते या जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, वो घटना किस प्रकार से किसी के मूड को, किसी के व्यवहार को किस प्रकार से पॉजिटिव रूप में चेंज कर देती है, यानी कि सकारात्मक पहलू में चेंज कर देती है। तो ये बच्चों ये इसका मेन इवेंट, मेन सेंट्रल आइडिया था, इसको मैंने बिल्कुल इजी तरीके से इसे बताया। आप इसे ध्यान से देखें और लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे आप इसका आंसर आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला है बच्चों इसमें 17 क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन, यानी कि दो में से किसी एक को करना है 60 शब्दों में, यानी कि 6 लाइनों में। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं पहले पहला क्वेश्चन है इसमें, तो बच्चों हम इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे अब आप दोनों में से एक करना है, तो दूसरा देखते हैं व्हाई डजंट द पोइट ऑफर टू बाय द बॉय अनदर बॉल, यानी कि जो कवि था वो लड़के को दूसरी बॉल देने का ऑफर क्यों नहीं देता है। अब क्या कारण था, ये पार्ट था हमारा द बाल पोइम। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें पहला, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें है द पोइट डज नॉट बाय अनदर बॉल बिकॉज द बॉय शुड लर्न टू एक्सेप्ट लॉस एंड ग्रो अप, यानी कि अगर कभी उसको दूसरी बॉल भी दे देता है तो वो उस चीज के बारे में सीख नहीं पाएगा, किसी चीज की कमी के बारे में जान नहीं पाएगा, उसको एहसास नहीं होगा कि कोई चीज खो जाने या गुम जाने या उसके पास नहीं होने के बाद में उस चीज की क्या आवश्यकता होती है। इसलिए कवि चाहता था क्योंकि लड़का चाहे,
बॉय शुड लर्न, यानी कि लड़के को सीखना चाहिए, एक्सेप्ट लॉस एंड ग्रो अप, यानी कि उसे जो चीज खो गई है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसे जैसे वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है और आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। लिख लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 18वां क्वेश्चन है, राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, यानी कि तीन में से दो क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू उप एंड थिंक टैंक थिंक अबाउट द बुक्स एंड द लाइब्रेरी, यानी कि उप और थिंक टैंक जो पुस्तकों का जो संग्रहालय होता है यानी कि पुस्तकालय होता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बच्चों ने लेसन आया था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि किताब जिसने पृथ्वी को बचाया, इससे रिलेटेड है। तो हमने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है, उप्स एंड थिंक टैंक थिंक बुक्स आर यूजफुल एंड कैन सेव द अर्थ। ठीक है, तो उप्स और थिंक टैंक किताबों के बारे में ये सोचते हैं कि किताबें पृथ्वी को बचा सकती है। तो बिल्कुल छोटी सी लैंग्वेज या छोटे से लाइन में हमने अब इसको आंसर देने की कोशिश की है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप इसे ध्यान से देखें। अगला है इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का जो सपना था क्या था। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें द नेकलेस पार्ट आया था, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था ये, आपने पढ़ा होगा इससे, और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मजेदार ये पार्ट था। ये लेसन इस चैप्टर में बहुत ही मजा आया द नेकलेस के पढ़ने, एक नेकलेस लेसन को पढ़ने के बाद में। तो इसमें पूछा गया है मटिल्डा क्या चाहती थी। तो इसमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया, मटिल्डा वांट्स टू स्टडी एंड हैव अ गुड लाइफ, यानी कि मटिल्डा क्या चाहती थी, पढ़ना चाहती थी और एक अच्छा जीवन यापन करना चाहती थी। बिल्कुल छोटे से लैंग्वेज में छोटे से आंसर में हमने बताया है और आप इसे एक बार देखेंगे तो ध्यान से, तो इसे आसानी से आप इसे लिख पाओगे। जब आपके हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसे लिख पाओगे। अगला है 19 क्वेश्चन है, राइट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में दो में से किसी एक के बारे में आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ कैन यू से दैट आस ओसेबल ओसेबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि ओसेबल का जो माइंड प्रेजेंस था यानी कि उसके सोचने समझने की शक्ति थी वो किस प्रकार से महान थी। तो इसमें ये पार्ट था हमारा द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि का जो आगंतुक था उसके बारे में पार्ट था, उसमें इसका आंसर हमने देने की कोशिश की है। ओजेबल इज स्मार्ट एंड काम, यानी कि वो बहुत चतुर और बिल्कुल शांत व्यक्ति था। ही ट्रिक्स द स्पाई एंड हैंडल्स द डेंजर क्लेवरली, यानी कि जो अंदर घुसपैठिया आ गया था उसको उसने अच्छे से उसका नियंत्रण किया और बड़ी चतुराई से उसके खतरे का सामना किया। शोइंग ही हैज ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि अपने चतुर दिमाग का अच्छे से उपयोग करके उसने बड़े आसानी से उसको उस जो परिस्थिति थी उस कठिनाई का उसने सामना किया। ठीक है, अगला है बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिज पेम्प्रे, मिसिस श्रीमती पेम्प्रे के बारे में के चरित्र के बारे में हमें लिखना है। यह है द थ्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये लेसन आया था, इसमें से हमने ये आंसर लिखा है। देखो, मिसिज पेम्प्रे इज अ रिच लेडी हु लव्स हर डॉग ट्रिकी टू मच, यानी कि श्रीमती पेम्प्रे एक अमीर महिला थी जो अपने कुत्ते जिसका नाम ट्रिकी था उससे बहुत प्रेम प्यार करती थी। सी गिव्स ट्रिकी लॉट्स ऑफ फैंसी फूड एंड ट्रीट्स थिंकिंग इट्स गुड फॉर हिम, यानी कि वह अपने जो ट्रिकी नाम का कुत्ता था उसको बहुत सारे खाने की अच्छी अच्छी चीजें देती थी और उसके उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और सोचती थी कि वह उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छा है, बट इट मेक्स द डॉग अनहेल्दी, लेकिन अब उसने चाव जैसी चीजें उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाने की कोशिश की लेकिन उसके कारण वो कुत्ता क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया। शी इज वेरी इमोशनल एंड डिपेंड्स ऑन डॉक्टर हैरियट टू फिक्स ट्रिकी प्रॉब्लम,
और उसके कारण क्या हुआ, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जो श्रीमान हैरियट जो डॉक्टर साहब थे उनके पास जाना पड़ा, और वो चाहती थी कि वो ट्रिकी की जो भी समस्या है उनका हल वो निकाल ले, उनको उसको ठीक कर दे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमने आंसर बिल्कुल इजी तरीके से बताया है और आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। एक बार ध्यान से इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने बताया है, तो आप इसे पढ़ के यानी कि सुन के और देख के आसानी से इसे कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे, और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को बताइए, जिससे उनका भी इंग्लिश सीखने में रुचि बढ़े और उनका पेपर बहुत अच्छे से हो पाए। अब बच्चों हमारे पास में है लास्ट क्वेश्चन है 20। ठीक है, इसमें है चूज द करेक्ट आंसर, जो सही उत्तर है उसको हमें चुनना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल, यानी कि जो भोली नाम की थी वो बहुत कम क्यों बोलती थी। ठीक है, क्यों बोलती थी, तो इसका आंसर क्या था, सी स्टेमर्ड, अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेक फन ऑफ, यानी कि वह हकलाती तुतलाती थी और दूसरे जो बच्चे थे उसकी मजाक उड़ाते थे। ठीक है, शी वाज एन इंट्रोवर्ट, यानी कि वो अंतर्मुखी थी। तो सारी चीजें ये देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो भोले के जो लेसन है उससे हमें इसका आंसर पता चलता है। अगला है द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्ट 10th वाज गिफ्टेड ए रिचार्ड बाय हिज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जो मोनार्च नाम तितलियों के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें इसका आंसर हमें ढूंढना है बच्चों। तो इसमें आंसर आएगा द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10th वाज गिफ्टेड टू रिचार्ड बाय हीज, यानी कि किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था बच्चों, हमें देखते हैं तो उसकी माँ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो मदर आ जाएगा इसमें। अगला है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रिएक्शन डिड मैम लोइजेल्स हस्बैंड एक्सपेक्ट फ्रॉम हर ऑन सीइंग द एनवलप, यानी कि जब लिफाफा देखने के बाद में जो मैम लोइजेल के पति का किस प्रकार से किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो हमें देखना है। तो वो जब उन्होंने लिफाफा देखा, कौन सा पार्ट था, द नेकलेस पार्ट में जो लेसन था उसमें जब वो देखने के बाद में वो पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार से रिएक्शन किया। ठीक है, तो ये पार्ट पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है, इसमें है हीज वाइफ वुड वेरी फील सॉरी, उसकी पत्नी ने बड़ा खेद महसूस किया। हीज वाइफ वुड बी डिलाइटेड टू सी द एनवलप, तो बच्चों इसमें तीसरे का आंसर आ जाएगा हीज वाइफ वुड बी डिलाइटेड टू सी द एनवलप, यानी कि लिफाफा देखकर उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है। ठीक है, अगला है चौथा प्रश्न है हु वाज ग्रेट एंड माइटी, यानी कि महान और शक्तिशाली कौन था। तो इसमें था थिंक टैंक, जो हमारा पार्ट लेसन था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ पार्ट लेसन आया था, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, उसमें सबसे ग्रेट और माइटी यानी कि शक्तिशाली और महान कौन था, थिंक टैंक। तो ए हो जाएगा इसका। अगला पांचवा लास्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज भोली व्हेन स्मॉल पॉक्स अटैक्ड हर, यानी कि जब भोली पर स्मॉल पॉक्स आया यानी कि छोटी माता जब उसके निकली तो वो कितने साल की थी, तो वो बच्चों थी 2 इयर्स, यानी कि 2 साल की थी। जब हमने ये भोली नाम का जब पार्ट पढ़ा था, लेसन पढ़ा था, तो उसमें देखने को मिलता है कि जब उसको स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता हो गई थी तो वो जब 2 साल की थी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने दो पार्ट में ये जो लेस आपका जो पेपर है 10th बोर्ड से रिलेटेड है, जो आपके नेक्स्ट फरवरी मंथ में होने वाला 17 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं 10th के, उससे रिलेटेड बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल इजी टाइप से मैंने बताया है। बिल्कुल बहुत मेहनत करने के बाद में ये मैंने पेपर को सोल्व किया है, और मेहनत ये इसलिए किया है क्योंकि आप इसे आसानी से पढ़ सके, देख सके और सीख सके, और आपको पेपर कर सोल्व करने में बड़ा कॉन्फिडेंस आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को लाइक भी कीजिए, दोस्तों को, अपने सहपाठियों को बताइए। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।